नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैक्यूओल्स अर्थात रिक्तिका के बारे में। गाइज, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि रिक्तिका क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, हमारी कोशिका में जो कोशिका द्रव होता है उसमें साथियों एक खाली जगह पाई जाती है। उस खाली जगह को क्या कहा जाता है साथियों? रिक्तिका कहा जाता है। मैं आपको बता दूं साथियों, ये रिक्तिका पादप कोशिका, जंतु कोशिका और साथियों बैक्टीरिया में उपस्थित होती है। पादप कोशिका में साथियों इस रिक्तिका का आकार बड़ा होता है और जंतु कोशिका में साथियों इस रिक्तिका का आकार छोटा होता है। गाइज, इस वीडियो में हम रिक्तिका की संरचना, रिक्तिका के कार्य, रिक्तिका की खोज और दोस्तों बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ साथियों वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। क्लास में बहुत मजा आने वाला है। प्रत्येक चीज को दो बार रिवीजन करवाने वाला हूं। तो फिर चलिए साथियों डायग्राम की सहायता से समझते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वैक्यूओल्स अर्थात रिक्तिका। साथियों, जब भी मैं आपको समझाता हूं तो मैं आपको एनिमल सेल का डायग्राम की सहायता से समझाता हूं। बात क्लियर है? ये क्या है साथियों? हमारी एनिमल सेल है। जंतु कोशिका है। साथियों, जंतु कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो क्या होता है? कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली। मैंने आपको यह भी बताया था कि जंतु कोशिका के बिल्कुल मध्य में साथियों केंद्रक उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है साथियों? केंद्रक। और इस केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साथियों इसके चारों ओर एक झिल्ली लगी होती है। उस झिल्ली को कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। इसे क्या कहा जाता है? केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। मैं ये कह सकता हूं साथियों कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में एक द्रव भरा रहता है। उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे कोशिका द्रव कहते हैं। या फिर साथियों मैं ये कह सकता हूं कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में एक द्रव भरा रहता है। उसे क्या कहते हैं साथियों? कोशिका द्रव कहते हैं। देखिए भैया, यह आपकी कोशिका झिल्ली है और यह आपकी केंद्रक झिल्ली है। इसके बीच में साथियों ये जो द्रव भरा है इसे कहते हैं कोशिका द्रव। और भाई साहब, इसी ही कोशिका द्रव में तो ये रिक्तिका पाई जाती है। इसी ही कोशिका द्रव में तो साथियों ये रिक्तिका पाई जाती है। ये क्या है साथियों? ये रिक्तिका है। बात क्लियर है? वैक्यूओल्स है। बात आपको समझ में आ गई? तो ये जो मैंने आपको बात समझाई है साथियों, अब इनको मैं शब्दों का रूप दे देता हूं। देखिए भैया, पहला पॉइंट लिखते हैं हम। कोशिका के कोशिका द्रव में एक खाली जगह पाई जाती है। या फिर एक ना लिख के साथ ही मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि कोशिका द्रव में खाली जगह पाई जाती है। उसे क्या कहते हैं? उसे रिक्तिका कहा जाता है। बात आपको समझ में आ गई? अब देखिए भैया, मैं दो डायग्राम बनाऊंगा, उनके सहायता से हम समझते हैं। एक ये है साथियों और एक ये सेल है। आपको देखने से ही स्पष्ट हो रहा होगा साथियों कि ये एनिमल सेल है और भाई साहब ये प्लांट सेल है।
एनिमल सेल के बिल्कुल मध्य में क्या पाया जाता है साथियों, केंद्रक पाया जाता है। और प्लांट सेल के साथियों किनारे के पास, यानी कि दीवार के पास, इसकी दीवार के पास क्या पाया जाता है साथियों, केंद्रक पाया जाता है। तो ये क्या है आपका, ये केंद्रक है। ये क्या है साथियों, केंद्रक है। ध्यान रखना है प्लांट सेल में साथियों मध्य में क्या होती है, रिक्तिका होती है। क्या होती है साथियों, रिक्तिका होती है। ये भी साथियों कोशिका द्रव में ही होती है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रक साथियों यहाँ किनारे के पास होता है और यहाँ बिल्कुल मध्य में होता है केंद्रक। तो यहाँ पर ये होती है, ये क्या है, ये भैया रिक्तिका है। ये दोनों क्या है, रिक्तिका है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, यहाँ से आपको पहला पॉइंट समझ में आया साथियों कि जो रिक्तिका है, ये रिक्तिका पादप कोशिका व जंतु कोशिका में, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात साथियों, आपने क्या देखा कि प्लांट सेल में साथियों जो रिक्तिका है इसका आकार बड़ा होता है, जबकि इसका आकार छोटा होता है एनिमल सेल में। तो दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो साथियों कि पादप कोशिका में, पादप कोशिका में रिक्तिकाओं का, दिख तो रहा है ना आपको, हाँ, रिक्तिकाओं का आकार बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका का आकार छोटा होता है। दोनों बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। अगली बात देखिए साथियों, अब देखिए भैया, पादप कोशिका के लिए साथियों ये रिक्तिका आवश्यक होती है। पादप कोशिका के लिए रिक्तिका आवश्यक होती है। नोट लगाकर लिख लेना साथियों कि पादप कोशिका के लिए रिक्तिका आवश्यक है, अर्थात होनी ही चाहिए। अगर भाई साहब जंतु कोशिका में कम रही तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन भैया पादप कोशिका में तो जरूरी है, पादप कोशिका में होनी ही चाहिए भाई साहब ये रिक्तिका, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। ध्यान रखना है साथियों आपको कि जो पादप कोशिका है, इस पादप कोशिका का आयतन लगभग 90% रिक्तिकाएं घिरी हुई होती है, रिक्तिकाओं से भरा होता है, ऐसे लिख सकता हूं। मैंने आपको क्या बताया साथियों, मैंने आपको दो चीजें बताई। मैंने एक तो ये बताई आपको कि पादप कोशिका में साथियों रिक्तिका जरूरी है, होनी ही चाहिए। जंतु कोशिका में नहीं रहेगी या कम रहेगी तो चलेगा, लेकिन भैया पादप कोशिका में तो होना जरूरी है। कार्य क्या है अभी डिस्कस करेंगे। फिर अगला पॉइंट मैंने आपको बताया कि पादप कोशिकाओं का जो आयतन है वो 90% किससे भरा होता है साथियों, रिक्तिकाओं से भरा होता है। तो सबसे पहले आप ये बताओ, आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। मैंने कुछ नहीं कहा कि कोशिका में जो कोशिका द्रव होता है साथियों उसमें एक खाली जगह होती है और उस खाली जगह को रिक्तिका कहा गया है। दूसरी बात मैंने ये कही कि साथियों पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में रिक्तिका पाई जाती है। तीसरी बात मैंने ये कही साथियों कि पादप कोशिकाओं में रिक्तिका का आकार बड़ा होता है, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक या किनारों के पास होता है, इसमें बीच में रिक्तिका पाई जाती है। जबकि जंतु कोशिका में ऐसा नहीं होता, बीच में तो भैया क्या होता है, केंद्रक होता है और साइड में कोशिका द्रव में रिक्तिका होती है। तो पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का आकार बड़ा होता है और जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का आकार छोटा होता है।
अगली बात मैंने आपको साथियों ये बताई कि भैया पादप कोशिकाओं के लिए रिक्तिका आवश्यक है, होनी ही चाहिए। जंतु कोशिका में नहीं होगी या कम होगी तो चलेगा, लेकिन पादप कोशिका में होना ही चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पादप कोशिकाओं का जो आयतन है वो 90% रिक्तिकाओं से भरा होता है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है साथियों तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। चले भैया आगे, मिटा दूं। आइए दोस्तों और समझते हैं रिक्तिका के बारे में। अगर साथियों मैं इस रिक्तिका की बात करूं तो इसे भैया सबसे पहले किसने देखा था, तो ध्यान रखना है एक वैज्ञानिक था स्प्लेनजानी, इसने देखा था। किसमें देखा था, तो भैया प्रोटोजोआ में देखा था। प्रोटोजोआ क्या है आगे मैं आपको बता दूंगा, बात क्लियर है। इसकी खोज की बात करें साथियों तो इसकी खोज किसने की थी, तो एक वैज्ञानिक था डुजार्डिन। इस डुजार्डिन ने भाई साहब इसकी खोज की थी। तो आपको दोनों बातें समझ में आई। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया रिक्तिकाओं को सबसे पहले किसने देखा, तो स्प्लेनजानी एक वैज्ञानिक था, इन्हें भाई साहब प्रोटोजोआ में सबसे पहले इन्हें देखा। खोज की बात करें तो भाई साहब डुजार्डिन ने इसकी खोज की थी। बात क्लियर है। मैं कैमरे को थोड़ा सा इधर कर देता हूं। यह बात आपको समझ में आई। अब देखिए यह है साथियों अपरिपक्व कोशिका। अपरिपक्व कोशिका और एक है साथियों आपकी परिपक्व कोशिका। तो ध्यान रखना है साथियों जो अपरिपक्व कोशिका होती है इसमें साथियों रिक्तिकाओं की जो संख्या होती है भैया वो बहुत सारी होती है। अगर मैं संख्या की बात करूं साथियों तो अपरिपक्व कोशिका में इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। और साथियों अगर मैं इनके आकार की बात करूं तो भाई साहब इनका आकार छोटा होता है। लेकिन जैसे ही साथियों ये अपरिपक्व कोशिका परिपक्व कोशिका में बदल जाएगी, यानी कि साथियों ये मैच्योर हो जाएगी ये कोशिका, तो साथियों होता क्या है ये जो रिक्तिकाएं होती है ये आपस में जुड़ जाती है और साथियों बड़ी हो जाती है। तो ध्यान रखना है इनकी जो संख्या है वो 1-2 हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, और इनका जो आकार है साथियों वो आकार भैया बढ़ जाएगा। बात क्लियर है। तो आप लिख सकते हो साथियों कि अपरिपक्व कोशिकाओं में जो रिक्तिका होती है उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, किंतु साथियों आकार छोटा होता है। परिपक्व कोशिका के लिए आप क्या लिख सकते हो कि परिपक्व कोशिका में जो रिक्तिकाओं की जो संख्या होती है साथियों वो भाई साहब कम होती है, लेकिन आकार इसका ज्यादा होता है, यानी कि अधिक होता है। बताओ आपको यह बात समझ में आई या नहीं आई। मैंने आपसे यह कहा कि अपरिपक्व कोशिकाओं में रिक्तिकाओं की संख्या बहुत अधिक होती है और इनका आकार छोटा होता है, जबकि परिपक्व कोशिका में रिक्तिकाओं की संख्या कम होती है और इनका आकार बड़ा होता है। अगर यह बात आपको समझ में आ गई है साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इनके कार्य के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए भैया आगे। देखिए भैया अब समझते हैं रिक्तिकाओं के कार्य के बारे में। कार्य पढ़ने से पहले 1-2 बातें हैं उनके बारे में और जान लेते हैं। ये क्या है भाई साहब, ये आपकी कोशिका है। बात क्लियर है साथियों। कोशिका में ये आपकी क्या है, रिक्तिका है। मान लीजिए ये क्या है साथियों, ये भैया रिक्तिका है। बात समझ में आ गई साथियों। इस रिक्तिका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साथियों इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है और उस झिल्ली को कहा जाता है साथियों टोनोप्लास्ट। क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है।
बात क्लियर है साथियों? इस रिक्तिका में एक जगह होती है, उसमें भाई साहब लिक्विड भरा हुआ रहता है, यानी कि रस से भरा हुआ रहता है, और उसे क्या कहा जाता है? इस जगह को कहा जाता है साथियों रसधानी। क्या कहा जाता है? रसधानी कहा जाता है। बात क्लियर है? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो ये बताओ, नहीं तो एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। मैंने कहा ये आपकी कोशिका है, कोशिका में साथियों ये रिक्तिका है। इस रिक्तिका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और इस रिक्तिका में साथियों एक जगह होती है जिसमें साथियों लिक्विड भरा हुआ रहता है, रस भरा हुआ रहता है। उस रस को क्या कहा जाता है साथियों? रसदानी कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई? अब इसके कार्य की बात कर लेते हैं। तो साथियों जो रिक्तिका होती है इसका कार्य क्या है? एक मिनट रुकना, मैं इसमें स्याही भर लेता हूं। हाँ साथियों भर ली स्याही। अब देखिए भैया, आपकी जो रिक्तिका है इनके कार्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो भैया रिक्तिका का कार्य क्या होता है? रिक्तिका में मैंने कहा कि कोशिका द्रव में एक खाली जगह होती है, उस खाली जगह को क्या कहा जाता है? रिक्तिका कहा जाता है। अब बात आती है कि इस खाली जगह में क्या होता है। तो साथियों इस खाली जगह में होता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और साथियों जल। ये इन सभी को स्टोर करके रखती है। ये रिक्तिका इन सब को स्टोर करके रखती है अपने पास। बात क्लियर है? साथियों आपने सुना होगा कि हमें जो ऊर्जा मिलती है साथियों, ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है तब जाकर के हमें ऊर्जा मिलती है। तो साथियों कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हम व्रत रखते हैं, जैसे कि नवरात्रों में 9 दिन का व्रत चलता रहता है, तो इंसान 9 दिन तक भूखा रहता है। तो उस समय साथियों में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम भोजन तो खाते नहीं है। अगर भोजन नहीं खाएंगे साथियों तो ऊर्जा का निर्माण कैसे होगा हमारे शरीर में? अगर ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा साथियों हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी। तो साथियों होता क्या है, जो कोशिका है वो इंटेलिजेंट, अपने आप में होशियार है। वो क्या करती है, अपने पास साथियों ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और जल, इन सबको साथियों स्टोर करके रखती है। और स्टोर जो रखता है उसे क्या कहा गया है? रिक्तिका कहा गया है। तो ये आपातकालीन स्थिति में, ध्यान रखना, आपातकालीन स्थिति में कोशिका को ये पोषक पदार्थ और साथियों जल उपलब्ध करवाती है। यानी कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन ये पोषक पदार्थ हो गए, और साथियों साथ ही साथ में जल उपलब्ध करवाती है, जिससे कि साथियों कोशिका ऊर्जा बना सके, जिससे कि हमारी कोशिका ऊर्जा बना सके और साथियों हमारा शरीर अच्छे से नियंत्रण हो सके, अच्छे से गमन कर सके। तो कुछ नहीं है साथियों, इस यही कारण होता है कि इसे पॉकेट ऑफ सेल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पॉकेट ऑफ सेल कहा जाता है। क्योंकि साथियों हम क्या करते हैं, हमारी जो जेब होती है साथियों उसमें पैसा बचा कर रखते हैं। जब हमें आवश्यकता होती है तो पॉकेट से पैसे निकाले और जो भी हमें लेना है वो ले लेते हैं। तो साथियों ये जो नाम दिया जाता है जिसे कि पैकेट ऑफ सेल कहा जाता है, आपस में तुलना करके नाम दिया जाता है। तो ठीक पॉकेट की तरह ही साथियों रिक्तिका काम करती है हमारी कोशिका में। जब भी कोशिका को जरूरत होती है ऊर्जा की, तो भाई साहब इनसे ये लेकर के ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल लेकर के साथियों ऊर्जा बना लेती है और अपना काम निकाल लेती है। तो आशा करता हूं साथियों बिल्कुल आसान भाषा में ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो रहा है साथियों कि जो अमीबा होता है, इस अमीबा में भोजन के पाचन के लिए, भोजन के पाचन के लिए कोशिका का कौन सा अंग
सहायक होता है। तो ध्यान रखना है साथियों, जो रिक्तिका है इसी ही रिक्तिका में भाई साहब क्या होता है, भोजन का पाचन होता है अमीबा में। ये जीवाणु में भी पाया जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कौन? ये रिक्तिका। तो इतनी सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सभी चीजें साथियों मैंने आपको डायग्राम की सहायता से समझाने की कोशिश की है। तो आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज यहीं तक रखते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और उससे पहले एक बात और, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको प्रॉपर उसका रिप्लाई करूँगा। बाय बाय।